हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास तो लाइव हो चुकी है संजय, 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई थी। मेरे को बहुत तेज़ वाला वायरल हो रखा था बच्चों में, इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। इस बात का मुझे भी ज़्यादा दुख है कि मैं आपके बैच में क्लास नहीं ले पाई। 2 दिन नहीं ली या फिर कल नहीं ली, क्योंकि मुझे ना पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ बुखार है। आज भी मैं AC वेसी सब बंद करके अपनी क्लास ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है इस समय और मुझे वायरल हो गया था। आइए फिर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, बिहार दरोगा का बिल्कुल हो जाएगा। राहुल नहीं, रोहित है ना। चलो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? प्लीज ये बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चा, अपना चैप्टर चल रहा था बच्चा किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना। हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो एनिमल किंगडम टोटल 11 फाइलम्स में डिवाइडेड रहता है। अब 11 में से हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? तो हमने पढ़ लिया था बच्चा यहाँ पर एक सबसे पहला 1 नंबर पे फाइलम। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे कि एनिमल किंगडम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 पे पढ़ा था पोरीफेरा, जिसमें आपके साइकन्स वगैरह आते हैं। और नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था, आप बताएंगे बच्चा? सिलेंट्रेटा या निडीरिया, जिसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा था। नंबर 3 पे पढ़ा था हमने टीनोफोरा, जिसमें जेलीफिश और कॉमफिश रखी गई हैं। नंबर 4 पे पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनका शरीर चपटा होता है, जैसे लड़कियां बालों में रिबन लगाती हैं, जो रिबन चपटे होते हैं उसके जैसे बॉडी होता है। नंबर 5 पे पढ़ा था एस्के हेल्मिन्थीज, जो राउंड वर्म होते हैं, गोल कृमि होते हैं, जो हमारे बॉडी में आकर इन्फेक्शन करते हैं हमें। नंबर 6 पे पढ़ा था एनिलिडा, जिनका बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, जिनका बॉडी सेगमेंट में बंटा हुआ हो, खंडों में बंटा हुआ हो। और नंबर उसके बाद हमने 7 पे पढ़ा था आर्थ्रोपोडा फाइलम। और आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है वो मैंने कहा था सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसी में कॉकरोच आते हैं, इसी में मकड़ी आते हैं, केकड़े आते हैं, इसके अलावा प्रॉन, झींगे आते हैं, यहीं पर मच्छर आते हैं, यहीं पर आपके बटरफ्लाईज आती हैं, ततैया, सब कुछ यहीं पर आता है ना। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद आपका नेक्स्ट जो लिखोगे 8 नंबर पर, वो है मोलस्का। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? मोलस्का फाइलम के बारे में। तो 8 नंबर पे आप हेडिंग देंगे मोलस्का। और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? मोलस्का, मतलब बहुत सॉफ्टली बोलो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जीव जंतु आते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? ये होते हैं बहुत ही सॉफ्ट वाले, मतलब कि बहुत नरम होता है। देखो, इनका शरीर नरम और अखंडित होता है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होता है। नॉन सेगमेंटेड का मतलब होता है इनके बॉडी में किसी भी टाइप के सेगमेंट नहीं हुए होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एनिलिडा फाइलम में इस तरीके से सेगमेंट होते हैं बॉडी में, लेकिन यहां पर कोई सेगमेंट नहीं है। आप ये देखो, क्या आपको कहीं पर भी कोई सेगमेंट दिख रहा है बॉडी में? इसी में भी नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसा जीव जंतु जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम बॉडी वाले। तो नेक्स्ट अपने नोट डाउन कीजिए, साथ साथ में आप नोट भी बनाकर लिखते जाइएगा कि मोलस्का फाइलम है। इस फाइलम के अंदर कैसे बॉडी वाले जीव आते हैं? सॉफ्ट बॉडी वाले, मुलायम शरीर वाले, जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट है। जब आप उनको टच करोगे तो आपको गुदगुदी सी महसूस होगी, है ना। और इनका बॉडी नॉन सेगमेंटेड होता है। और नॉन सेगमेंटेड का मतलब हो गया कि कोई भी किसी टाइप का सेगमेंट नहीं होता है, खंडों में बंटा हुआ नहीं होता है, अखंडित होता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चा जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये बात तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि आफ्टर आर्थ्रोपोडा के बाद एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। किसके बाद? आफ्टर आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। उसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ, कौन से स्थान पर? सबसे बड़ा संघ, और कौन सी पोजीशन पर? दूसरी पोजीशन पे। आफ्टर आर्थ्रोपोडा 2 नंबर पे आपका सबसे बड़ा जो आपका फाइलम है वो मोलस्का फाइलम होता है।
इस फाइलम के जो जीव होते हैं ये भी कहां पाए जाते हैं? ये भी आपको पानी में देखने को मिलेंगे। ये भी एक्वाटिक होते हैं, ये भी जलीय जीव होते हैं, पानी में मिलते हैं। और जो पानी में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये भी आपको एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जलीय जीव जंतु होते हैं। इनका शरीर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है त्रिस्तरीय, 3 स्तर वाला, मतलब 3 लेयर से बना हुआ है इनका बॉडी। देखो, जब कभी भी किसी भी एनिमल का शरीर बनना शुरू होता है तो 3 लेयर बनती हैं। पहले क्या बनती हैं? 3 लेयर बनती हैं। जैसे हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। जब हम लोग माँ के वोम में थे, गर्भाशय में थे, तो हम लोगों में सबसे पहले इस तरीके से 3 लेयर बनी थी। ये सबसे बाहर वाली है, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ये क्या है? एक्टोडर्म लेयर सबसे बाहर। बीच वाली होती है, इसको मीजोडर्म कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली होती है, इसको एंडोडर्म कहते हैं। तो हम भी 3 लेयर से बने हुए हैं। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई जीव जंतु जिसका शरीर, बेटा क्लास चल चुका है ऑलरेडी, राजेश कह रहे क्लास नहीं चलेगा, क्या? क्लास तो ऑलरेडी चल रहा है ना? तो अगर ऐसा कोई, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, मैं एक बार देख लेती हूँ। अरे वीडियो क्वालिटी तो एकदम सही है बच्चा, सब कुछ क्लियर है रोशन। तो ऐसा कोई एनिमल जिसका बॉडी 3 लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका शरीर 3 परतों से उत्पन्न हुआ है, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो जैसे हम लोग भी क्या है? हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ऐसे ही मोलस्का फाइलम वाले भी क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। और इनका बॉडी कहाँ तक डेवलप्ड होता है? ऑर्गन लेवल, मतलब इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें अंग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल पे डेवलप्ड हो चुके हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चा, ये एनिमल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। अब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर कोई इनको हल्का सा भी, कोई कहीं पर भी ये ऐसे टच हो जाएंगे तो इनके बॉडी को नुकसान पहुंच जाता है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? ये अपनी सेफ्टी के लिए इस तरीके से अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रखते हैं। जैसे यहां पर कोई जीव हो गया और ये अपने चारों तरफ, ये अपने बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, बना के उसको बाहर छोड़ देता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट से चारों तरफ इसकी तरफ एक लेयर बन जाती है। ये लेयर किसकी बनी हुई है? CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, ताकि इनको इससे प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, साउंड नहीं है, कोई कह रहा साउंड नहीं है, साउंड तो ठीक है। हाँ जी, एक बार कमेंट करना, साउंड नहीं है क्या? सब तो ठीक है यार, वीडियो ऑडियो सब कुछ यहां से सही है, साउंड भी ठीक है। कौन है? रितु जी, अपना आप खुद का माइक चेक कीजिए बच्चा। क्या है, 1-2 बच्चे अपने मोबाइल की सेटिंग सही नहीं रखते हैं ना, साउंड वगैरह ऑन करते हैं और फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं कि मैम साउंड नहीं है। साउंड तो है बच्चा, एकदम क्लियर है, एकदम साउंड। हाँ जी, तो आपसे पूछेगा कि कौन से फाइलम के जीव अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना के रखते हैं, तो वो कौन से हैं? वो मोलस्का फाइलम वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ किसकी लेयर बना लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड कवरिंग होती है। जैसे हमारे दांत किसके बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। जैसे हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा ये जीव भी अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं, आइए जरा एग्जांपल, ये एग्जांपल दिख रहा होगा आपको। देखो, ये एक जीव है और आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत सॉफ्ट सा है। तो बच्चा ये प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ इस तरीके से एक क्या बना लेता है? कैविटी सी बना लेता है। और फिर यहीं से मिलता है आपको शंख। ये स्नेल्स होते हैं, इनसे आपको शंख वगैरह मिलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। बिल्कुल सही बात है। इनवर्टिब्रेट का मतलब है इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है।
तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो 9 फाइलम होते हैं मैम, और उनमें सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद वाला मोलस्का है। इनका शरीर नरम और अखंडित होता है, मतलब सॉफ्ट बॉडी होता है और अनसेगमेंटेड होता है। इनका शरीर मेटल और खोल से ढका हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है कि अपने चारों तरफ इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर बना लेते हैं और इसके अंदर ये खुद रहते हैं, और ताकि इनको क्या बल मिलता रहे, प्रोटेक्शन मिलता रहे। अब बात आती है कि मैम इनके एग्जाम्पल क्या हैं। एक एग्जाम्पल बहुत मेन है बच्चा, सारे आप याद करो ना करो, एक एग्जाम्पल पक्का याद कर लीजिएगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस फाइलम में रखा गया है, तो आपको बताना है ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम में रखा गया है। और ऑक्टोपस को कहा जाता है डेविल फिश। डेविल फिश, भूतिया मछली। दिखने में ये भूतिया मछली जैसी होती है, लेकिन ये मछली नहीं है, ये एक मोलस्क है। ये क्या है, एक मोलस्का फाइलम वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा, ऑक्टोपस के फाइलम का नाम क्या है, आप बताएंगे मोलस्का फाइलम वाला। ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं, कितनी भुजा होती हैं, 8 भुजा होती हैं, इसके 8 हाथ होते हैं। ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कैसा होता है, वो नीला होता है। और मैंने पढ़ाया था किस पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। पढ़ाई थी ना मैंने ब्लड वाले चैप्टर में ये चीज, कि हीमोसाइनिन एक पिगमेंट है, जो पिगमेंट, इस पिगमेंट के अंदर कोबाल्ट मेटल पाई जाती है, और इस कोबाल्ट मेटल की प्रेजेंस से ऑक्टोपस का ब्लड कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो आपसे क्या पूछेगा, किस फाइलम के एनिमल्स का ब्लड नीला होता है, तो आप क्या बताएंगे, मोलस्का फाइलम के जीव जंतुओं का खून नीला होता है। ये ब्लू ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनका खून नीले रंग का होता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चा, पीलिया। पीलिया जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं। एप्पल स्नेल का मतलब हो गया घोंगा कहते हैं, है ना, घोंगा। और इन्हीं से क्या मिलता है, हमारे मंदिर में शंख बजता है ना, शंख समझते हैं आप, तो वो जो शंख होता है वो इसी एप्पल स्नेल जब अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर अलग हो जाती है उससे, उसी से हमें शंख मिलते हैं। उसी से हमें क्या मिलता है, जो स्नेल्स होते हैं, सारे के सारे स्नेल यहीं रखे गए हैं, जो घोंगे होते हैं वो सारे यहीं रखे गए हैं। और एक पर्ल ओस्टर, ऐसी मछली जो मोती देती है। आपने सुना होगा, अक्सर पेपर में आता है, या आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक मछुआरा मछली पकड़ने गया और उसके हाथ लगी ऐसी मछली जिसके अंदर क्या थे, बहुत सारे करोड़ों के मोती थे, और उन मोतियों को बेचकर उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। कभी सुना है आपने ऐसा? तो वो ऐसी मछली है जो क्या देती है, जो मोती देती है, जो बहुत महंगे महंगे स्टोन रहते हैं उसके अंदर। कभी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा। लेकिन ये मछली नहीं होती है, ये एक मोलस्का फाइलम के जीव है। अगला लिख लो, सीपिया, जिसको मोती शीप कहा जाता है, जिसको मोती शीप कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और लिख लो, कटल फिश। कटल फिश ये कोई मछलियां नहीं है, याद रखिएगा। मैं फिश फिश बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मछली है। ये कोई टाइप की मछलियां नहीं होती हैं। मछली वही है जो कॉर्डेटा फाइलम की पाइसेस क्लास में आती हैं। जो मैं आगे पढ़ाऊंगी वहां पर पढ़ाऊंगी कि ये मछलियां हैं, ये ट्रू फिशेस हैं, ये सच्ची मछलियां हैं, ये सारी ये कोई मछली नहीं है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है उसके एग्जाम्पल, जैसे ऑक्टोपस कहाँ आता है, जैसे पीलिया या एप्पल स्नेल या घोंगा हो गया, या हम हमारे मंदिर में जो शंख बजाते हैं वो शंख, देखो मैंने फोटो दिखाई ना, जब ये अपने इससे बाहर आ जाएगा कीड़ा, इसके अंदर का जो जानवर है वो है ना, एनिमल है वो, तो ये छूट जाती है लेयर, इसी से शंख मिलता है, इसी से शंख मिलता है ना। स्नेल घोंगे हो गए, पर्ल ऑस्टर मोती शीप हो गया, है ना, ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं। और बच्चा सीपिया हो गया, कटल फिश हो गई, मोती शीप हो गए, ये सारे अगर आपसे पूछ रहे ना तो ये मोलस्का फाइलम में आते हैं। और मोलस्का फाइलम वाले सॉफ्ट बॉडी वाले जीव जंतु होते हैं। तो ये हो गया आपका 9th नंबर वाला फाइलम।
अब चलते हैं, नहीं 8 नंबर वाला, 9 नंबर, 9 पे आता है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट 9 पर लिखेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम, सेम नाम हिंदी में है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है ये सुन लीजिए बच्चा। डर्मेटा शब्द का मतलब होता है स्किन, डर्मिस, डर्म, डर्मेटा, ये शब्द देखते हो तो वो स्किन से रिलेटेड होता है। और जब बात करते हैं इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब होता है कांटे। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर कांटे लगे हुए होते हैं, स्पाइंस लगे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम वाले एनिमल्स। ऐसे जानवर जिनकी शरीर पर कांटे लगे हुए होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जब आप उसको ऐसे टच करोगे, उसको स्पर्श करोगे तो आपको हल्के से कांटे से महसूस होंगे। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, उसको हम किस फाइलम में रखते हैं, उनको हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम में रखते हैं। सेम यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि देखो इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें क्या होता है, उसका बॉडी कठोर और कांटेदार, मतलब उसके शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी मरीन वाटर में होते हैं। मरीन वाटर का मतलब होता है खारा पानी या समुद्री पानी, समुद्र में पाए जाते हैं। ये रहते समुद्र में हैं, फिर समुद्र के किनारों पे आते हैं और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। इनमें लोकोमोशन इनका बहुत अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है स्टारफिश, ठीक है, ये भी मरीन वाटर में रहते हैं बच्चा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में ना ही याद करो तो चलेगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही आता है। एग्जाम्पल में ये आपका दिया हुआ है स्टारफिश, देख लीजिए ये आपकी स्टारफिश है और ये किस में रहती है, ये समुद्र में रहती है। समुद्र के बाहर की तरफ जो मिट्टी होती है उस पर एक बार बाहर आती है, फिर वापस अंदर चली जाती है, फिर बाहर आती है, फिर वापस चली जाती है अंदर। इस तरीके से ये रहते हैं। तो स्टारफिश अगर आपसे पूछ ले किस फाइलम की मेंबर है, तो आप क्या बताएंगे, स्टारफिश। तारा मछली बोलते हैं, जैसे स्टार बनता है ना, उसके जैसी ये होती है दिखने में। इसके अलावा आप लिख लो सी क्यूक्यूम्बर। सी क्यूक्यूम्बर, सी क्यूक्यूम्बर का मतलब होता है समुद्री खीरा। अब समुद्री खीरा है ना, वो दिखने में खीरे जैसा होता है। खीरा खाते हैं ना हम खाने में, लेकिन वो एक फ्रूट नहीं होता है, या वो कोई एक वेजिटेबल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो एक एनिमल होता है। दिखने में खीरे जैसा दिखेगा, लेकिन वो होता नहीं है खीरा। एक लिख लो सी आर्किन्स। सी आर्किन्स, आर्किन्स की तो फोटो भी है। आर्किन की फोटो ये रही, देखो ये रहा, ये रहा, देखो अर्किन ऐसा होता है दिखने में। ऐसे कांटे से लगे ना इसके बॉडी में, ऐसे कीले से लगी हुई, आपने देखा होगा। ये हमारे राजस्थान में होता है बहुत, राजस्थान की जो मिट्टी है ना उसमें पाए जाता है ये बहुत सारा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बच्चा, आप लिख सकते हो सी लिली। सी लिली, इसका एग्जाम्पल एक और लिख लो, सी लिली, समुद्री लिली, ठीक है। समुद्री खीरा, समुद्री आर्किन्स, समुद्री लिली। अब लिली कोई यहाँ पर फ्लावर नहीं है या कोई पेड़ पौधा नहीं है, ये एक एनिमल है, ये एक जानवर है। इनके नाम चाहे आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो भाई ये सारे एनिमल्स हैं। एग्जाम में जो आता है वो एक तो सी क्यूक्यूम्बर से क्वेश्चन पूछता है कि किस फाइलम में आता है सी क्यूक्यूम्बर, तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। एक पूछ लेगा स्टारफिश कौन से फाइलम में आता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों एग्जाम में आते हैं। स्टारफिश कुछ ऐसी होती है तारा मछली, ठीक है, 5 स्टार ऐसे बनी हुई, ठीक है बच्चा। इसकी स्किन के ऊपर इस तरीके से ऐसे स्पाइंस लगे हुए होते हैं, ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं। ये समुद्री पानी में रहती है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चा, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। एक स्टार मछली होगी वो मेल होगी, एक स्टार मछली होगी वो फीमेल होगी। इनमें भी ऑर्गन लेवल होता है, इनमें भी ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। इनका भी जो बॉडी है ना वो ऑर्गन लेवल तक डेवलप्ड होता है। जैसे ये स्टारफिश है, इसको मैंने डिटेल में, सॉरी ये तो क्या है, अच्छा ये तो आपका पीछे वाला तो मैंने लगाया नहीं था, स्टारफिश वाला इमेज लाई नहीं क्या मैं, अच्छा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, स्टारफिश ये रहा, इसके बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। एक सी आर्किन्स ऐसा होता है दिखने में। तो ये आपका हो गया इकाइनोडर्मेटा फाइलम। अब चलते हैं 10वें नंबर फाइलम पर, और 10वें को बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा फाइलम। 10वें का 10 नंबर पे आता है हेमिकॉर्डेटा।
और जब हेमिकॉर्डेटा का मतलब सुनते हैं तो उसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है। देखो अभी तक आपने जो 9 फाइलम पढ़े हैं उन 9 के 9 फाइलम के अंदर जो जीव हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे जीव हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये तो मैंने पढ़ाया आपको। एकाइंस का मतलब होता है बच्चा कांटा, कांटा, स्पाइंस, कांटे लगे होते हैं, कीले जैसी स्ट्रक्चर। देखो अभी तक मैंने 9 फाइलम पढ़ाए हैं, कौन कौन से नाम लिखूं? आप भी लिखिएगा अपनी कॉपी में। नंबर 1 पे क्या है? पोरीफेरा फाइलम, 1 नंबर पे। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था? निडीरिया फाइलम पढ़ा था ना, निडीरिया में हाइड्रा आता है। नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? टीनोफोरा पढ़ा था, जिसमें क्या होती हैं आपकी कॉम्ब जेली, जेली फिश वगैरह आती हैं। 4 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था बच्चा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें कीड़े आते हैं। और कीड़े कैसे? तो वो मैम प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। 5 नंबर पे हमने पढ़ा था एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज में कैसे आते हैं मैम? राउंड वॉर्म आते हैं जो हमारे बॉडी में आके इन्फेक्शन करते हैं। नंबर 6 पे हमने पढ़ा होगा एनिलिडा फाइलम, जिनका बॉडी एन्यूल्स में, सेगमेंट में बंटा हुआ हो, और जिसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था आपका अर्थवॉर्म, केंचुआ। 7 नंबर पे हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा फाइलम, जो सबसे बड़ा फाइलम है ना। 8 नंबर पे हमने क्या पढ़ा बच्चा? आपको याद हो गए हैं ऐसे? 8 नंबर पे पढ़ा मोलस्का फाइलम, सॉफ्ट बॉडी वाले जीव। 9 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? इकाइनोडर्मेटा, जिनके बॉडी के ऊपर क्या हो? इकाइंस लगे हों, और इकाइंस का मतलब होता है कांटे लगे हुए हों। और 10वें पे आपका हेमिकॉर्डेटा फाइलम। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, क्या कि जो 9 फाइलम हैं, इन 9 फाइलम को बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट फाइलम। इनवर्टिब्रेट फाइलम्स का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर जितने भी एनिमल्स पड़े हैं उनके अंदर क्या नहीं है? उनके अंदर बैकबोन नहीं है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट शब्द का मीनिंग क्या होता है? जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है, इसलिए ये एकशेरुकी हैं। एकशेरुकी का मतलब क्या हो गया? इनवर्टिब्रेट, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है इन 9 फाइलम में। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से फाइलम में या कितने फाइलम एनिमल किंगडम के जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो वो टोटल 9 फाइलम है। 9 संघ के जीव जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब मैंने आपसे पूछा केंचुए में हड्डी होती है, तो केंचुआ यहाँ आता है, मैम नहीं होती। मैंने पूछा लीच जिसको जोंक कहते हैं उसमें बैकबोन होती है, आप कहोगे नहीं होती है। मैंने बोला मच्छर में होती है, मच्छर यहाँ आता है, नहीं होती है। मैंने कहा आपसे मकड़ी में होती है, आप कहोगे नहीं होती क्योंकि यहाँ आती है। मैंने कहा कॉकरोच में होती है, नहीं होती है। मैंने कहा ततैया में होती है, नहीं होती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। तितलियों में होती है, नहीं होते। प्रॉन, केकड़ा, झींगा, इन सब में होती है, नहीं होती है मैम, क्योंकि सारे यहाँ आते हैं। मैंने कहा कि एस्केहेल्मिन्थीज में जैसे एस्केरियसिस आता है, वुचरेरिया ब्रोंकास्टाई होता है, क्या उनमें रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं होता है। मैंने आपसे कहा जेली फिश में होती है, आप कहोगे नहीं होती है। हाइड्रा में होती है, नहीं होती है। ऑक्टोपस में होती है, नहीं होती है। स्टार फिश में होती है, नहीं होती है। और इन फाइलम में आपने जिस भी शब्द के आगे फिश लगाया है वो सिर्फ लगाया है, लेकिन वो मछली नहीं है, वो सच्ची मछली नहीं है। सच्ची मछली वही है जो कॉर्डेटा फाइलम में आएंगी, 11वें फाइलम में, और जिसके अंदर पाइसस क्लास में आएंगी, उसको सच्ची मछली बोलते हैं, उसको ट्रू फिश कहते हैं। तो अभी तक मैंने जितना भी आपके सामने लिखा है ये सारी की सारी ट्रू फिश नहीं है। जैसे मैंने पूछा डेविल फिश किसको बोला? ऑक्टोपस को, तो क्या वो एक ट्रू फिश है? आप कहोगे नहीं मैम वो फॉल्स फिश है। अगर मैंने आपसे पूछा कि जेली फिश कैसी है, आप कहोगे एक फॉल्स फिश है। मैंने कहा कटल फिश कैसी है, एक फॉल्स फिश है, क्योंकि ये सारी यहाँ आ रही है। और यहाँ पर जो होती है स्टार फिश भी कैसी है, एक फॉल्स फिश है, एक झूठी मछली है। मछली वही है जो कॉर्डेटा फाइलम के किस में आती है? जो कॉर्डेटा फाइलम के पाइसस क्लास में आते हैं, बाकी सारी झूठी मछलियां हैं। ठीक है, तो ये 9 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब क्या होता है बच्चा, जो 10वां फाइलम है ना, जिसका नाम क्या है? हेमिकॉर्डेटा फाइलम। तो इसके अंदर जो एनिमल हैं इनमें
थोड़ा थोड़ा रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गया था। इनमें क्या हो गया था, थोड़ी थोड़ी रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन प्रॉपर नहीं बन पाई थी। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसकी वजह से आप स्ट्रेट खड़े हो। मैं सीधी किसकी वजह से खड़ी हूं, अपनी बैकबोन की वजह से। आप मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, मैं ऐसे हो जाऊंगी पूरी, एकदम गिर जाऊंगी नीचे, मैं स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पाऊंगी। तो बच्चा, ये जो 10वां फाइलम है ना, इसमें हल्की फुल्की रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई, लेकिन पूरी नहीं बन पाई। इसलिए इनका रीढ़ की हड्डी, इनकी जो बैकबोन है, इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी रीढ़ की हड्डी है वो सॉफ्ट है, मुलायम है। तो आपसे पूछेगा किस फाइलम के जीव जंतुओं में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई? तो शुरू कहां हो चुका है, हेमिकोडेटा से शुरू हो चुका है, लेकिन इनका रीढ़ की हड्डी सॉफ्ट रह गई। कैसी? अपना कान देखो, ये बाहर का, ये जो कान है ना, ये कान दिख रहा है ना, ये कान, इस कान के जैसी, इस कान को मैं ऐसे मोड़ सकती हूं, इस नाक को मैं ऐसे कर सकती हूं, क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी हुई है। तो जैसे कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो मुलायम होती है, उसी तरीके से आप बताएंगे जो हेमिकोडेटा फाइलम के जीव जंतु हैं उनकी रीढ़ की हड्डी सॉफ्ट रह गई, मुलायम रह गई, जैसे वो मानो कि वो उपास्थियों जैसी बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा। और इसके बाद मैं बता दूं, ये भी क्या होते हैं, ये भी मरीन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चा, इनकी एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या? ये क्या खाते हैं? ये सैंड खाते हैं, ये मिट्टी खाते हैं। समुद्र के चारों तरफ जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद वापस भाग जाते हैं समुद्र के अंदर। ये सैंड ईटिंग एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इनको कहते हैं मिट्टी खाने वाले जानवर। ये सैंड ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मिट्टी खाने वाले जानवर होते हैं। इनको मिट्टी खाने वाले जानवर की उपाधि दी गई है। राइट? मेरी बात समझ में आ गई है आपको? ये बहुत लेजी होते हैं, बहुत ही आलसी जानवर होते हैं। ये लेजी एनिमल्स माना गया है इनको, बहुत आलसी जीव जंतु माना गया है कि ये सिर्फ मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मिट्टी से अपना भोजन ले लेते हैं। एक जो नेक्स्ट पॉइंट आपको इनके बारे में याद करना है, वो ये याद करना है कि इसमें स्टोमोकॉर्डेटा पाया जाता है, इनमें स्टोमोकोड पाया जाता है। अब स्टोमोकोड का मतलब क्या होता है? सुनो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टोमोकॉर्डेटा होता है इनमें। अब स्टोमोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या होता है? स्टोमोकॉर्डेटा का मतलब होता है जिनका रीढ़ की हड्डी बहुत सॉफ्ट हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत सॉफ्ट हो, बहुत मुलायम हो, उसको कहा जाता है स्टोमोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले स्टोमोकॉर्डेटा थोड़ी सॉफ्ट रह गई इनकी, उसके बाद छोटे बच्चे में नोटोकॉर्ड बनता है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर बैकबोन रीढ़ की हड्डी बनती है। तो आपसे पूछेगा किस फाइलम के जीव जंतुओं में स्टोमोकॉर्डेटा होता है? अब स्टोमोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या हो गया? जिनकी रीढ़ की हड्डी क्या है? सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक है बच्चा, मुलायम है, उसको कहते हैं हम स्टोमोकॉर्डेटा। हमारी रीढ़ की हड्डी, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है नोटोकॉर्ड। बाद में हमारी रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बोला जाता है, या बैकबोन रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, हेमिकोडेटा कृमि, कृमि का मतलब कीड़े, ऐसे समुद्री अकशेरुकी जीवों के समूह में किसी एक को संदर्भित करता है जो कॉर्डेट्सा और एकाइनोडर्मेटा दोनों से। देखो 9 नंबर पे कौन सा फाइलम आता है? एकाइनोडर्मेटा। उसके बारे में मैंने क्या बताया कि ये जीव जंतु भी समुद्र के अंदर रहते हैं, बाहर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेमिकोडेट्स जो होते हैं ये भी समुद्र के अंदर रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, मिट्टी खाते हैं, फिर वापस समुद्र के अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो इसकी सिमिलरिटीज, ये मतलब किसके जैसा? एकाइनोडर्मेटा के जैसा ये बिहेव कर रहा है। फिर ये दूसरा आप जानते हैं वर्टिब्रेट कॉलम जिसमें होता है, उनको कॉर्डेटा कहते हैं। तो 11 नंबर पे जो फाइलम आएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम कॉर्डेटा फाइलम है। तो इसके जो कैरेक्टर है ना, वो कॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा दोनों के जैसे हैं।
इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन से फाइलम के जीव जंतु हैं जिनके कैरेक्टर्स इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा दोनों फाइलम के नजदीक हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा समुद्र के अंदर रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। ठीक वैसे ही ये भी समुद्र के अंदर रहते हैं, फिर मिट्टी खाने बाहर आते हैं, फिर वापस भाग जाते हैं। और ऐसे ही अगर आप बात करोगे बच्चा कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रीढ़ की हड्डी बन जाती है प्रॉपर, इनमें बनना शुरू होती है, तो दोनों फाइलम के नजदीकियां दर्शाता है ये। तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा फाइलम के नजदीकियां दर्शाता है ये। ठीक है, बाकी आप देख लो इस तरीके से इनका बॉडी होता है। ये देखो, ये हल्के फुल्के स्ट्रेट हुए रीढ़ की हड्डी की वजह से, लेकिन इनका रीढ़ की हड्डी सॉफ्ट होती है तो बेचारे ऐसे मुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे मुड़ जाओ तो आप मुड़ जाओगे क्या? अपने पांव ऐसे फोल्ड करके ऊपर ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रांग है, आपका रीढ़ की हड्डी बहुत कठोर है, आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत विकास हो चुका है। लेकिन ये बेचारे इस तरीके से मुड़ जाते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर रीढ़ की हड्डी नहीं बनी होती है। इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। बॉडी इनका अनसेगमेंटेड होता है, आप देख लो कहीं पर भी कोई सेगमेंट नहीं बना हुआ है। ठीक है बच्चा, वर्मी फॉर्म, कीड़े के जैसे दिखने में होते हैं, कीड़े के जैसे आपको दिख रहे हैं, सॉफ्ट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये भी 3 लेयर से मिलकर बने हुए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इनमें रीढ़ की हड्डी बनना शुरू होती है। इसलिए हमने इसका हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा शब्द का मतलब क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन बच्चा इनकी रीढ़ की हड्डी प्रॉपर नहीं बनी हुई होती है, उसको स्टोमोकॉर्डेटा कहा जाता है। तो किस फाइलम के जानवरों के अंदर स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है? तो वो आप कह दीजिएगा स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है किस फाइलम के जीव जंतुओं में? हेमिकॉर्डेटा फाइलम के जीव जंतुओं में। तो ये आपके 10 फाइलम हो गए, और आपका लास्ट फाइलम जो बचा है वो बचा है कॉर्डेटा फाइलम। कौन सा फाइलम बच्चा? कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा को कॉर्डेटा बोलो या हिंदी में इसको कशेरुकी दंड बोलो, कशेरुकी दंड फाइलम। और नाम से ही क्लियर है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड फाइलम है। क्यों? क्योंकि इस फाइलम के जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है? बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी लिखो या क्या लिखो? वर्टिब्रल कॉलम लिखो। वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी यहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इस फाइलम के जीव जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा विकसित होती है। विकसित का मतलब वो सॉफ्ट नहीं रहती है, वो क्या बन जाती है? वो हार्ड, वो कठोर बन जाती है। वो क्या हो जाती है? वो कठोर बन जाती है। ठीक है, और जब इस फाइलम के जीव जंतु छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चाइल्ड स्टेज में होते हैं, मतलब जो वो फीटस हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है नोटोकॉर्ड। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा तेज़ मत दबाओ, ज़्यादा तेज़ मालिश मत करना, या हम क्या कहते हैं कि ऐसे सुना होगा आपने कि बच्चे के सर के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये खोपड़ी भी तो हड्डियों की बनी हुई ना, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनमें। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है जब कोई छोटा बच्चा है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सॉफ्ट होती है थोड़ी, फिर वो बड़ा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी कठोर होती जाती है, और बाद में उसको वर्टिब्रल कॉलम का नाम दिया जाता है या बैकबोन का नाम दिया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्डेटा फाइलम के जीव जंतुओं में क्या पाया जाता है? प्रॉपर नोटोकॉर्ड, या हम कह सकते हैं इस फाइलम के जीव जंतुओं में वर्टिब्रल कॉलम, या हम कह सकते हैं इस फाइलम के जीव जंतुओं के अंदर क्या बच्चा? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरा, इस फाइलम के जीव जंतुओं में हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। हृदय कहाँ होता है? तो आप कहेंगे बच्चा वेंट्रिकल साइड। वेंट्रिकल का मतलब होता है आगे की तरफ। इनका हार्ट जो है वो वेंट्रिकल साइड होता है। वेंट्रिकल का मतलब है आगे की तरफ। देखो, बायोलॉजी में 2 शब्द होते हैं, एक होता है डोर्सल साइड। डोर्सल का मतलब होता है पीछे की तरफ, वेंट्रिकल का मतलब होता है आगे की तरफ। तो इनमें वेंट्रिकल साइड एक
हार्ट पाया जाता है, इनमें किडनी पाए जाते हैं, किडनी का मतलब होता है गुर्दे, किडनी पाए जाते हैं, बैकबोन पाया जाता है, और बच्चा आप कह देंगे इन सब में खून भी पाया जाता है, ब्लड खून भी पाया जाता है। तो कॉर्डेटा फाइलम में जीव जंतुओं को हम ऐसे जीव जंतुओं को रखते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, जिनका हार्ट वेंट्रिकल साइड हो, वेंट्रिकल का मतलब होता है आगे की तरफ हो। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जिनमें किडनी हो और जिनमें खून भी पाया जाता है, जिनमें ब्लड भी पाया जाता है, उस फाइलम के जीव जंतुओं को कहा जाता है कॉर्डेटा फाइलम, या हम क्या कहते हैं बच्चा इनको, कशेरुकदंड संघ। और जब इस फाइलम की बात करते हैं, एनिमल किंगडम का जो लास्ट फाइलम है जिसको हम कॉर्डेटा फाइलम बोलते हैं, इसको आगे हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी क्लास में, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सी क्लास में? सबसे पहला आता है पाइसस क्लास, जिसको हम कहते हैं मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। दूसरा आता है बच्चा इसके बाद एम्फीबियन क्लास, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचरी, उभयचरी। और तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। 3 नंबर पे जो क्लास आती है उसको रेप्टाइल्स या सरीसर्प, जो क्रोल करके चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। 4 नंबर पे आते हैं उनको एव्स कहते हैं, जहां पर पक्षी आते हैं। और 5 नंबर पे जो क्लास आती है उसको मैमल्स कहते हैं, जिनको हम स्तनधारी कहते हैं। तो ये सारी क्लासेस कौन से फाइलम में, कौन से फाइलम की हैं? कॉर्डेटा फाइलम की हैं। ये कशेरुकदंडी प्राणियों की होती हैं। ठीक है, लिख लिया सारा। 5 क्लास में बंटा हुआ है, पाइसस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स। और ऐसे ही इनका इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले मछलियां आई, फिर कुछ मछलियां धरती पे आई, तो वो धरती और पानी दोनों में रह सकते थे, फिर वो मेंढक बन गई, फिर कुछ दिनों के बाद वो रेंग कर चलने लग गए तो वो सांप बन गए, फिर उड़ने लग गए तो पक्षी, और जो धरती पे रह गए वो मैमल्स, वो स्तनधारी बट गए। तो कहने का मतलब कशेरुकदंडी जो फाइलम है उसको 5 क्लास में, 5 वर्ग में डिवाइड करते हो। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम का फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की क्लासेस कितनी? 5 क्लास। तो शायद हम इस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? किंगडम। हम किंगडम क्या हो गया हमारा? एनिमल किंगडम। हमारे फाइलम का नाम क्या हो गया बताइए जरा? हमारे संघ का नाम क्या हो गया? मैम कॉर्डेटा फाइलम। और हमारी क्लास का नाम क्या हो गया? मैमल्स, यानी स्तनधारी हो गए। जैसे पक्षी होंगे वो एव्स में आएंगे, जो सांप होंगे वो यहाँ आएंगे। इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको कल की क्लास में, कल की क्लास में, राइट। और कल जो आपकी क्लास होगी ना वो दोपहर के 12:30 बजे होगी। अब मैं आपकी इस क्लास को 12:30 बजे ही चलाऊंगी, दिन में, इवनिंग में नहीं होगी। आपकी 12:30 बजे क्लास होगी, 12:30 से 1:30 होगी बच्चा। इस बात को आप प्लीज़ थोड़ा नोट कर लीजिए कि 12:30 से 1:30 यानी दिन में मैं आपसे अब मिला करूँगी डेली 1 घंटे, ठीक है। और जिस बैच में केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट वीक से मैं इवनिंग में केमिस्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हाँ, समझ गए ना। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी कल की क्लास में, ताकि आपको 15 से 20 क्वेश्चन, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चा। क्या मैं इसका टाइमिंग चेंज कर लूँ 12:30 से 1:30? क्यों? तो इसलिए बच्चा इवनिंग में मुझे थोड़ा सा ना अभी काम है, अर्जेंट एक्चुअली है। क्या ना, मेरी ना कुछ ये जो थाई है ना, थाई वाले में, हड्डी में, इसमें थोड़ा दर्द रहता है, तो मुझे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। लास्ट ईयर भी मैंने ली थी, फिजियोथेरेपिस्ट से सिटिंग ली थी। तो इवनिंग में ना फिजियोथेरेपिस्ट टाइमिंग दिया है मुझे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे ना, अगर आप लोगों की क्लास होती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। 12:30 से 1:30 अगर आपकी क्लास होती है, आपकी क्लास होती है बच्चा 12:30 से 1:30? ओहो, आपकी तो क्लास है कहीं ना कहीं। चलो फिर कोशिश करते हैं, इसी समय ले लेंगे, और क्या होगा। चलो फिर नाइट में लेंगे, फिर रहने दो। आपके लिए ये टाइम सुटेबल नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं।
अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर इसी टाइम मिलते हैं ना, 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा आपका स्कूल भी है, कुछ बच्चे तो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई, फिर 8 बजे ही लेंगे, छोड़ो। अगर आपका क्लास है तो फिर छोड़िए, फिर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं ही अपना टाइम थोड़ा वैसा चला लेती हूँ। अच्छा 7 से 8 कर दूँ तो दिक्कत है, 7 से 8 कर दूँ, फिर मैं 8 बजे निकल जाऊँगी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, थोड़ी लेट पहुँच जाऊँगी, कोई इश्यू नहीं है। 7 से 8 कर सकती हूँ? एक बार आप सोच के बताना कि 7 से 8 कर दोगे तो 1 वीक का प्रॉब्लम है मुश्किल से, फिर मुझे थोड़ा सही मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा पाँव में। यस ओके, 7 से 8 में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर 7 से 8 कर देते हैं, नो इश्यू, 7 से 8 कर देते हैं अगर आप मानो तो। कल फिर 7 से 8 क्लास ले लूँ आपकी इवनिंग में, फिर 8 बजे मैं निकल जाऊँगी, 7:50 तक छोड़ दूँगी, 8 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, 9 बजे तक वापस आ जाऊँगी, ठीक है फिर। हाँ 1 वीक के लिए, ज़्यादा दिन के लिए प्रॉब्लम नहीं है मुझे, 8-10 दिन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, कुछ सेटिंग लगनी, क्योंकि इस पाँव में ना ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ ना तो बहुत सुन सी आ जाती है, नमनेस सी आ जाती है, सूनापन सा आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी सिटिंग चलेंगी आपकी, इसकी कुछ मशीन होती है, वो मशीन लगा के इसके अंदर की जो नस वस कोई दबी है ना उसको वापस सीधा करेंगे। 1 वीक का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दिन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूँगी, इतना ही हो सकता है।